हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नीट क्रैक चैनल। मैं आपकी मेंटर बायोलॉजी एजुकेटर आपके लिए अनुराधा कश्यप आपको पढ़ा रही हूँ बायोलॉजी का ये टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये हमारा टॉपिक ऑफ द वीक रहने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे वन डे लेक्चर जो हैं वो डेली चल रहे हैं। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो है हमने वो स्टार्ट किया हुआ है बॉटनी का, और जूलॉजी भी मैं ही आपको पूरी बायोलॉजी में आपको करवाने वाली हूँ। बट अभी के लिए मैंने क्या सोचा है, आप सबके लिए एक चीज़ और है जो हमारी न्यू प्लेलिस्ट में ऐड रहेगी, वो होगी हमारी टॉपिक ऑफ द वीक। तो इस बार जो शॉर्ट जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में, तो हमारा इवोल्यूशन चैप्टर आप सभी को पता है। जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो 12th में हैं अभी, या जो ड्रॉपर्स हैं, वो सभी बच्चे जो इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं, थोड़ा सा बोरिंग बोल सकते हो उसको, बोरिंग तो नहीं कहेंगे खैर, थोड़ा सा आप उसको लेंदी टॉपिक बोल सकते हो, लेंदी चैप्टर वो हमारा रहता है। उसी में से एक टॉपिक आपके पास रहता है नेचुरल सिलेक्शन। एंड स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। सो लेट्स ट्राई, आज हम ये ट्राई करेंगे कि हम इसके हर एक क्वेश्चन जो इससे बनने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकें, कवर कर सकें। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको कुछ डायग्राम, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जब आपके पास नेचर जो है वो किसी चीज़ को फेवर करती है और किसी चीज़ को एलिमिनेट कर देती है। जो चीज़ हमारे लिए बेटर है, जो अडेप्ट हो सकती है, वो आपकी नेचर उसको क्या कर लेती है, सेलेक्ट कर लेती है। और जो चीज़ अडेप्ट नहीं होती है, जिसके अंदर वेरिएशंस नहीं होती हैं, उनको नेचर क्या कर देती है, एलिमिनेट कर देती है। तो आपने पढ़ा होगा कि वेरिएशन इज़ द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर सेक्शुअल को प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, इसीलिए दी जाती है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास क्या रहता है, वेरिएशंस रहती हैं। और जहाँ पर वेरिएशंस होंगी वहाँ पर क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन होने का मतलब है यू आर गोइंग फ्रॉम सिंपल सिचुएशन टू अ एडवांस सिचुएशन। जहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं एक सिंपल लेवल से, इसका मतलब आप इवॉल्व कर रहे हो। ठीक है, खैर उस चीज़ के बारे में मैं टॉपिक के, आज हम सिर्फ टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, उस चीज़ के बारे में डिटेल में मैं आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगी जब हमारा इवोल्यूशन चैप्टर आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। डार्विन जी थे जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कहा था। उन्होंने कहा था कि सपोज कर लो, मैं आपको उनकी कुछ जो थ्योरीज हैं उनमें से कुछ चीज़ें बता देती हूँ, पॉस्टुलेट्स जो हैं उनके वो बता देती हूँ, ताकि आपको ये समझना ईजी रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, डार्विन जी थे, डार्विन ने कहा था कि जब आपके पास एक नेचर है और उस नेचर में सब कुछ चीज़ें आपके फेवर के अकॉर्डिंग है, तो होगा क्या, जब आपको हर एक चीज़ फेवरेबल मिलेगी तो उस कंडीशन में आपके पास ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। ओवर प्रोडक्शन होने का मतलब बहुत सारी क्या होगी, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होगी, हर एक ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होगी, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे इकोलॉजी से लिंक करता है। आर का मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल ग्रोथ, यानी कि जब आपकी आर ज़्यादा होगी तो आपकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। और रिप्रोडक्शन क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है, हर एक कंडीशन जो है वो टोटली आपके फेवर में है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉस्टुलेट हैं। पहली पॉस्टुलेट जो है डार्विन की, उन्होंने कहा था कि जब आपके पास हर एक कंडीशन जो है, हर एक कंडीशन आपके फेवर में होती है, तो उसकी वजह से आर इंक्रीज होता है, और आर इंक्रीज होने की वजह से रिप्रोडक्शन रेट इंक्रीज होता है। और जैसे ही रिप्रोडक्शन रेट इंक्रीज होता है, ओवर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो जाती है। इतना समझ में आया? तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, सेकेंड पॉस्टुलेट क्या होगी, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में क्या स्ट्रगल होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि मान लीजिए आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो रिसोर्सेज कम होने लग जाएंगे। अब सेम रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने के लिए आपकी पॉपुलेशन जो है वो क्या करेगी, कंपटीशन होगा उनके बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, अब नेक्स्ट पॉस्टुलेट होगी स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, यानी कि फर्स्ट है ओवर प्रोडक्शन ऑफ, ओवर प्रोडक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, या ओवर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और दूसरा हमारे पास क्या आता है, दूसरा आता है हमारे पास स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस करने के लिए, अपना एग्जिस्ट बनाए रखने के लिए आपको स्ट्रगल करनी होगी। अब उस स्ट्रगल में से जो लोग, वेरिएशन जिनके अंदर होगी वो क्या होगी, वेरिएशन आपके सामने आएगी। यानी कि लोग अपने आप को बचाने के लिए, लोग बोल लो, स्पीसीज़ बोल लो, पर्टिकुलर स्पीसीज़ अपने आप को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर छुपी हुई इनहेरिटेड वेरिएशन को क्या करेगी,
सामने लेकर के आएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से थर्ड पोस्टुलेट क्या होने वाली है, वेरिएशंस आने वाली हैं। और जब वेरिएशंस आती हैं स्टूडेंट, तो वेरिएशंस आएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वेरिएशन आने से आपकी जो स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस है, तो नेचर किसको सेलेक्ट करेगी, जिसके पास बेटर एडवांसमेंट होगी, बेटर वेरिएशंस होंगी, तो नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगी, यानी नेचुरल सिलेक्शन होगा। नेचुरल सिलेक्शन होगा तो इसका मतलब जो कम एडवांस हैं, जो अपने आप को एडवांस नहीं दिखा पाए हैं, उनको नेचर एलिमिनेट कर देगी, और जो एडवांस हैं उनको नेचर क्या करेगी, प्रोटेक्ट कर लेगी, नेचर रख लेगी। इसी को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो आई होप आपको ये 4 पोस्टुलेट समझ आए कि ओवर प्रोडक्शन होगी अगर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस होगा। फिर वेरिएशंस जो हैं वो आएंगी, वेरिएशंस में से जो बेटर वेरिएशंस हैं वो आपकी नेचर उनको क्या कर लेगी, सेलेक्ट कर लेगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। सेकेंड, लास्ट में इसके पास एक और पोस्टुलेट आती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस इनहेरिटेंस, यानी जो वेरिएशंस आई हैं वही नेक्स्ट प्रोजेनी में भी क्या होंगी, इनहेरिटेड होंगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम उनकी जो फोर्थ पोस्टुलेट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ध्यान से देखो। सबसे पहले हम एक क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। आपको एक्स एक्सिस पर क्या दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस पर हम अपना कैरेक्टर लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी फीचर हो सकता है। और वाई एक्सिस पर आप क्या ले रहे हो, वाई एक्सिस पर आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल ले रहे हो विद फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप वो होता है जो बाहर से ऑब्जर्व होता है, ठीक है। फिनोटाइप क्या है, जो बाहर से ऑब्जर्व होता है। जैसे मैं बोल दूँ एक टॉल ट्री है, तो टॉलनेस क्या है, दैट इज़ अ फिनोटाइप ऑफ दैट ट्री। बट उस टॉलनेस को जो कंट्रोल कर रहा है वो क्या है, जीनोटाइप। जैसे कि टी, कैपिटल टी, वो क्या है, दैट इज़ योर जीनोटाइप। तो जीनोटाइप से ही फिनोटाइप रिप्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आई एम टेकिंग कैरेक्टर ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस देर इज़ नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक कर्व दिखाई दे रही है। इस कर्व में जो सेंट्रल डॉटेड लाइन है वो इसका मीडियन रिप्रेजेंट कर रही है। सेंट्रल डॉटेड लाइन जो है वो यहाँ पर इसका मीडियन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं आपको सिंपली समझाती हूँ। मान लीजिए इस ग्राफ में नेचर ने अब अपना इफेक्ट दिखाना शुरू किया। जब नेचर अपना इफेक्ट दिखा रही है तो उसकी वजह से 3 तरह के ग्राफ आपके पास आए। ध्यान से सुनते जाइए इस चीज़ को। एक है जो आपका नेचर विदाउट एनी नेचुरल इफेक्ट हम दिखा रहे हैं, यानी नेचुरल सिलेक्शन उस पर नहीं हुआ है। मान लीजिए अभी नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, विच इज़ अ टोटली हाइपोथेटिकल सिचुएशन। नेचुरल सिलेक्शन से किस तरीके से आप डाइवर्ट हो सकते हो, तो 3 तरीके हैं नेचर कैसे सेलेक्ट कर रहा है। नेचर में अगर आप देखोगे तो मैं अभी एक जो अभी जिसमें डेविएशंस नहीं हैं, जो हमारा एक स्टैंडर्ड ग्राफ है, वो ग्राफ क्या है आपके पास दिखाई दे रहा है आपको, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप, जिसमें लिखा हुआ है फिनोटाइप्स फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। और कौन से वाले फेवर किए गए हैं, मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड। यानी मैं 3 एक्सट्रीम मान करके चल रही हूँ। एक एक्सट्रीम तो मेरे पास कौन सा है, रहने वाला है, जो हमारा रहता है ये वाला। देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को हम ध्यान से समझते हैं। इफ़ यू आर एबल टू, यहाँ पे इसको देखो, एक एक्सट्रीम जो मान लीजिए ये वाला है, ये 1 एक्सट्रीम है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये वाला दूसरा एक्सट्रीम है, ये वाला मैं मान रही हूँ दूसरा एक्सट्रीम है। तो ये क्या हो गया, ये मीडियन हो गया। इस मीडियन की अगर मैं बात करूँ तो मीडियन को ही फेवर किया जा रहा है, ठीक है, मीडियन को ही फेवर किया जा रहा है। ध्यान से देखोगे तो ये पूरा ब्रॉड आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो बेस है दैट इज़ टोटली ब्रॉड। अब पहला सिलेक्शन जो ए वाला सिलेक्शन है, ये वाला सिलेक्शन कौन सा सिलेक्शन है, दिस इज़ योर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। यानी कि इसमें आपका स्टेबल वाले जो इंडिविजुअल होंगे वो ज़्यादा फेवर होंगे। स्टेबल कैसे, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्लियर, एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। सपोज कर लो इंडिया में 3 तरह की हाइट वाले लोग हैं, मैं नॉर्मली बता रही हूँ। एक हाइट वाले लोग कौन से हैं, जिनकी हाइट बहुत छोटी है, ठीक है, उसको मैं मान लेती हूँ एक एक्सट्रीम। एक इंडिविजुअल, कुछ पॉपुलेशन में ऐसी ले रही हूँ जिसमें कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनकी हाइट बहुत हाई है। सपोज कर लेते हैं अबव 6 फीट है या 6 फीट है, ठीक है। और जो इंडिविजुअल जिनकी हाइट 4 फीट है उनको मैंने एक एक्सट्रीम फॉलो किया है। सिंपली माने तो एक राइट एक्सट्रीम ले लेते हैं, एक लेफ्ट एक्सट्रीम ले लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट एक्सट्रीम को मान लीजिए मैंने 4 फीट माना है, और राइट एक्सट्रीम को मान लीजिए मैंने 6 फीट माना है।
और जो मैं मीडियन दिखा रही हूँ वो मेरा 5.5 फीट है, ठीक है, लगभग 5.5 फीट मेरा मीडियन है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मीडियन की फर्स्ट वाला जो आपका पैराग्राफ है उसको ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला डायग्राम जो है उसको देखो, सबसे ऊपर टॉप में जो दिख रहा है उसमें क्या है लिखा है कि पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर, यानी यहाँ पे जब नीचे देख रहे थे जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो स्टैंडर्ड से, उसका बेस बहुत ही ब्रॉड था, लेकिन इसका बेस क्या है, नैरो हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे तो 5.5 की जो हाइट होती है वो ज़्यादा क्या होती है, प्रेफर की जाती है। तो नेचर उस इंडिविजुअल को ज़्यादा सेलेक्ट कर रहा है, इसीलिए उनकी जो पीक है वो एकदम से ऊपर गई है, एकदम से ऊपर गई है। इसका मतलब उसका क्या रहा है, बेस क्या है, बहुत ही नैरो हो गया है, ठीक है। अब ये तो मैंने एग्जांपल लिया एक हाइट का, आप इसमें स्किन कलर भी ले सकते हो। एक मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, डार्क कलर है, एक बहुत ही ज़्यादा वाइट या फेयर कलर है, और एक विटिश कलर है। आपको पता है अगर मैं इंडिया का एग्जांपल ले रही हूँ तो इंडिया में विटिश कलर इज़ मोर प्रेफर्ड देन योर डार्क एंड देन योर वाइट कलर, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, मीडियन वाली जो कंडीशन है वो ज़्यादा फेवर हो रही है। आप इसमें क्या ले सकते हो, आप इसमें हाइट ले सकते हो एज एन एग्जाम्पल, यू कैन टेक योर लाइक अभी साइज़ का मैंने बताया है, आप स्किन कलर ले सकते हो, आप इसमें साइज़ ले सकते हो, बेबी का साइज़ ले सकते हो। न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनको अगर आप केजी में मेजर कर रहे हो तो उनका एक होता है कि 12 केजी वेट, ठीक है, ये शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया। एक होता है सपोज़ कर लीजिए 4 या 5 केजी वेट, एक मान लेते हैं हम बिल्कुल 1 केजी वेट, और एक मान लेते हैं 3 केजी वेट। तो जो 3 है वो एवरेज है, उस वेट को ही आप क्या करोगे, ज़्यादा नेचर जो है उसको सेलेक्ट करती है, ठीक है। तो दिस इज़ योर एग्जांपल ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, या फिर हम इसको बोल देते हैं बैलेंसिंग सिलेक्शन। तो पहले वाला कौन सा है, ए वाला है आपके पास बैलेंसिंग या फिर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। अब हम डाइवर्जन देख रहे हैं स्टैंडर्ड ग्राफ से सेकंड वाले ग्राफ का, यानी बी का हम देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो कर्व है वो हमारी वन एक्सट्रीम की तरफ शिफ्ट हो गई है, या तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट हो सकता है या फिर वो एक्सट्रीम मेरे पास राइट एक्सट्रीम हो सकता है। तो लिखा है इन्होंने पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन। इसमें एक बेटर एग्जाम्पल आता है स्टूडेंट्स आपके पास, कौन से वाला आता है, इसमें आता है इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म। उस एग्जाम्पल में देखो क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक हल्का सा आइडिया दे देती हूँ, बहुत बड़ी हम इस वीडियो को नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक ऑफ द वीक रहने वाला है तो शॉर्ट ही रहेगा, ठीक है। तो देखो इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म होता क्या है, इंग्लैंड में अगर आप देखोगे तो 1850 से पहले क्या होता था, पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन किसकी, पेपर्ड मोथ की, तो वहाँ पर 2 तरह के मोथ होते थे, एक होता था बिस्टन बेटुलेरिया, एक होता था बिस्टन कार्बोनिका। बिस्टन बेटुलेरिया कौन सा था, जिसका कलर थोड़ा सा ग्रेइश था, और बिस्टन कार्बोनिका कौन सा था, पेपर्ड मोथ, जिसका कलर थोड़ा सा ब्लैक था, या बोल सकते हैं डार्क ब्लैक था, ठीक है। तो पॉपुलेशन पेपर्ड मोथ की 2 तरह की थी, एक बिस्टन, एक डार्क थी, एक ग्रेइश थी। और ये पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये इंग्लैंड में 1850 से पहले की बात है। उस टाइम पर इंडस्ट्रीज़ नहीं होती थी, तो वहाँ पर क्या सिनेरियो था, ड्यू टू बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि कमी थी, किस में कमी थी, इंडस्ट्रियल एरिया में कमी थी। तो इंडस्ट्रीज़ नहीं थी तो पोल्यूशन नहीं था, तो ड्यू टू लेस पोल्यूशन वहाँ पर क्या होता था, कौन सी पॉपुलेशन जो है ज़्यादा प्रेफर की जाती थी, वाइट वाली। वो कैसे प्रेफर की जाती थी, अब सुनो, प्लांट है, इसको मैं अपने इजी नीट क्रैक चैनल पे जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ाऊंगी तब भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर किसी को डिटेल में देखना है तो आज इसको अच्छे से समझ लीजिए क्या होने वाला है इस टॉपिक में, ठीक है। देखो इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म में बेसिकली होगा क्या, एग्जाम्पल है यहाँ पर, अलग से समझा दिया जाएगा एक बार और। इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म में एक 2 कंडीशंस लेके चल रहे हैं, एक 1850 से पहले की, एक 1850 के बाद की। कहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, इंग्लैंड में लेकर के चल रहे हैं। बिफोर 1850 वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं थी तो पोल्यूशन भी नहीं था, लेकिन आफ्टर 1850 वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया। 90-20 एक्चुअली हम ले रहे हैं एक कंडीशन 1850 से के आसपास की, एक 90-20 के पास की, ठीक है। तो 1850 से पहले 1850 के आसपास की बात करें तो वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी, जिसकी वजह से पोल्यूशन नहीं था, लेकिन 90-20 के आसपास आते आते इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होना शुरू हो गई और पोल्यूशन होना शुरू हो गया, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो पहले बात करते हैं 1850 की, जब पोल्यूशन नहीं था तो जो ट्री होते थे, ट्री की जो बार्क होती थी
उसके ऊपर कलर कैसा रहता था, उसके ऊपर कलर रहता था ग्रेइश कलर का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लाइकन ग्रो करती थी। अब लाइकन आप सिंपली मान लीजिए एक फंगस होती है, एक एल्गी होती है, दोनों को जोड़ दो, दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं, तो उससे क्या बनता है, उससे लाइकन बन जाता है। ठीक है। और लाइकन जो होती है वो ग्रो हो रही थी कहाँ पर, प्लांट की, ट्री की जो बार्क होती थी उसके ऊपर ग्रो हो जाती थी, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाता था, उसका कलर हल्का सा ग्रेइश हो जाता था। ठीक है, ग्रेइश हो जाता था, यानी वाइटिश मान सकते हो, ग्रेइश कलर हो जाता था। लाइकन एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है पोल्यूशन के लिए। जहाँ पर पोल्यूशन होगा वहाँ पर लाइकन ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि बिफोर 1920 या 80-50 के आसपास अगर हम बोले, देयर वाज नो पोल्यूशन इन द इंग्लैंड, तो उस वजह से क्या था, जो आपके ट्री ट्रंक थे उनका कलर ग्रेइश कलर का था। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पर लाइकन जो थी वो बहुत अच्छे से ग्रो की हुई थी। अब उस लाइकन पर खुद सोच के बताओ, उस लाइकन पर दो तरह की पैपर्ड मोथ की पॉपुलेशन है। एक तो है ग्रेइश वाली और एक है ब्लैकिश वाली, यानी बिटुलेरिया, और एक है कार्बोनिका और एक है बिटुलेरिया। आप खुद सोचो कौन से वाली ज़्यादा अच्छे से खुद को बैकग्राउंड से हाइड कर पा रही होगी। बिस्टन बिटुलेरिया बहुत अच्छे से हाइड कर पा रही होगी, जिसका कलर ग्रेइश कलर का था, क्या वो अच्छे से हाइड कर पा रही होगी? क्या कार्बोनिका वाली इतने अच्छे से हाइड कर पा रही होगी खुद को? नहीं, क्योंकि कार्बोनिका वाली ब्लैक कलर की थी, तो वो ईजिली विजिबल हो जाती थी, जिसकी वजह से प्रीडेटर जब आता था तो वो देखता था कि ट्री ट्रंक के ऊपर तो वाइटिश कलर है क्योंकि लाइकन है, और बिस्टन बिटुलेरिया वाले ने खुद को अपने आप को छुपा लिया है उसके ऊपर बैकग्राउंड में। कार्बोनिका वाली बच गई है, तो वो क्या करता था, कार्बोनिका वाली के पास आता था और उसको खा जाता था, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, ग्रोथ कम हो गई थी। तो अगर मैं बोलूं कि 80-50 के आसपास इंग्लैंड में कौन से वाला नेचुरल सिलेक्शन में कौन से वाली डायरेक्शन फेवर हो रही थी, ग्रेइश वाली फेवर हो रही थी। जिसका कलर ग्रेइश था वो प्रोटेक्ट था, उसकी पॉपुलेशन हाई थी। लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि 1920 के आसपास क्या हुआ स्टूडेंट्स, 1920 के आसपास क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ा तो जो ट्री ट्रंक पे आपके पास क्या लगी हुई थी, लाइकन लगी हुई थी, वो हटना शुरू हो गई, क्योंकि लाइकन ऐसी जगह ग्रो नहीं करती है जहाँ पर पॉल्यूशन होता है। तो पॉल्यूशन जब बढ़ा तो उस वजह से लाइकन वहाँ से हट गई। लाइकन हटी तो ट्री ट्रंक ब्लैक कलर का होने लग गया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री से जो शूट पार्टिकल्स आते थे वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते थे, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा होता जा रहा था, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर वहाँ पर उसका हो गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आपके पास फिर से दोनों पॉपुलेशन होंगी, वेस्टर्न पेटुलेरिया भी होगी, वेस्टर्न कार्बोनिका भी होगी, लेकिन अब किसको ज़्यादा फेवरेबल किसके लिए कंडीशंस थे, वेस्टर्न कार्बोनिका के लिए, क्योंकि वो ब्लैक कलर की थी और ट्री ट्रंक भी ब्लैक कलर के थे, तो वो इजीली खुद को हाइड कर लेती थी। और जो वेस्टर्न बेटुलेरिया वाले थे वो बेचारे अब इस टाइम पर खुद को हाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो ग्रे कलर के थे, पीछे ब्लैक था, तो वो इजीली दिखाई देते थे, उनको प्रीडेटर आते थे और खा जाते थे और ख़त्म हो जाते थे वो। तो उनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है, धीरे धीरे कम होने लगी और वेस्टर्न कार्बोनिका धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, तो एक्सट्रीम की बात करें 80-50 से पहले वेस्टर्न बेटुलेरिया उसकी ग्रोथ हाई जा रही थी, वेस्टर्न कार्बोनिका की ग्रोथ नीचे थी, यानी एक डायरेक्शन फेवर थी। लेकिन एट द टाइम ऑफ 1920 जब पॉपुलेशन ग्रोथ, जब पोल्यूशन बहुत हाई हुआ तो क्या हुआ, यही वेस्टर्न बेटुलेरिया और वेस्टर्न कार्बोनिका में से वेस्टर्न कार्बोनिका का रेट हाई हो गया, क्योंकि पीछे भी ब्लैक था तो वो खुद को इजीली हाइड कर लेते थे। वेस्टर्न बेटुलेरिया की ग्रोथ नीचे नीचे चली गई। तो इसका मतलब यहाँ पर पोल्यूशन की वजह से एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन को फेवर किया जा रहा था, पेपर्ड मोथ की, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ए वाला जो है ये कौन सा है, ये है आपके पास स्टेबलाइजिंग या फिर बैलेंसिंग सिलेक्शन, और बी वाला कौन सा है, ये आपके पास आता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, जिसमें वन टाइम पर एक ही डायरेक्शन को फेवर किया जा सकता है। इधर इट कैन बी लेफ्ट डायरेक्शन और इट कैन बी योर राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको शिफ्ट किया जा सकता है। इसमें आप एग्जांपल किसका लोगे, इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म, जिसमें दो तरह के पेपर्ड मोथ होते थे। ठीक, डन। हाँ जी स्टूडेंट, इसमें हम और कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं डीडीटी रेजिस्टेंस का। यानी कि जब डीडीटी रेजिस्टेंस से जो इंसेक्ट थे, जब तक डीडीटी रेजिस्टेंस नहीं आया था, डीडीटी एक बेसिकली पेस्टिसाइड होता है, जब तक उसमें उसके लिए रेजिस्टेंस नहीं आया था, मान लो डीडीटी पेस्टिसाइड जो है उसको स्प्रे कर दिया गया क्रॉप के ऊपर, और जो स्टार्टिंग के इंडिविजुअल, जो कि स्टार्टिंग के इंसेक्ट थे, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो वेरिएशंस थी उन्होंने उसको अडाप्ट नहीं किया था।
वो उससे लड़ना नहीं सीखे थे इंसेक्टिसाइड से। लेकिन जैसे जैसे टाइम आया उनमें इवोल्यूशन हुआ, उन्होंने अपनी वेरिएशंस को बाहर निकाला, जो उनके अंदर वेरिएशंस थी, छुपी हुई इनहेरिटेड वेरिएशंस थी, उन्होंने उसको शो करना शुरू किया। तो क्या हुआ, अब उनको डीडीटी पेस्टिसाइड से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वो तब भी ग्रो कर रहे थे। इसका मतलब अब वो एक डायरेक्शन में फेवर हो चुके थे, यानी वो डीडीटी पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंट हो चुके थे। तो यहाँ पर आप ये एग्जांपल भी ले सकते हो। इसी तरह आप एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस वो भी ले सकते हो, ठीक है। ऑल आउट तो सब जानते हो, घर में मच्छर होते हैं। तो जब मच्छर, कभी देखा होगा तो पहले मच्छर बहुत इजीली मर जाते थे जब आप ऑल आउट लगाते थे। लेकिन अब क्या होता है, आप ऑल आउट लगा करके रखो, पूरी रात लगा करके रखो, डजेंट मैटर, मॉस्किटो को फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब वो उस चीज़ के लिए अडाप्ट हो चुके हैं। उन्होंने उनके अंदर अब नेचर के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसको लेकर के वो उसके अकॉर्डिंग फेवर हो चुका है उनके अंदर, वो अब वो सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन आप इसमें क्या बोल सकते हो, फेवर किए जाते हैं, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन केस में फेवरेबल होता है। अब नेक्स्ट आता है नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ पर किसको फेवर करता है, सिंगल डायरेक्शन को फेवर करता है। सी वाला अगर ग्राफ देखोगे तो इसमें डाइवर्जेंस कैसे आई है स्टैंडर्ड ग्राफ से, इसको आप बोलते हो डिसरप्टिव सिलेक्शन। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसके ज़्यादा मिल रहे हैं, दोनों एक्सट्रीम के ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। बोथ एक्सट्रीम्स आर फेवर्ड, लेकिन जो आपका मिड है, दोनों एक्सट्रीम फेवर हो रहे हैं, लेकिन जो आपका मीडियन वैल्यू है वो फेवर नहीं हो रही है। तो जो मीडियन है वो वैल्यू फेवर नहीं हो रही है, बोथ एक्सट्रीम्स आर फेवर्ड, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल किसका ले सकते हो, इसमें देखो एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्नेल का ले सकते हो। बेसिकली एक सी एरिया है, सी एरिया में दो तरह की सैंड होती है, एक ब्लैक सैंड है, एक ब्राउन सैंड है, ठीक है। और स्नेल की बात करें तो वहाँ पर सी के अंदर तीन तरह के स्नेल आपको मिल रहे हैं। एक तो मिल रहे हैं ग्रेइश कलर के, एक मिल रहे हैं ब्लैकिश कलर के, एक मिल रहे हैं ब्राउनिश कलर के, ठीक है। तो होगा क्या, जब आपके पास वाटर आया सी से बाहर, तो जो सैंड आई वो ब्लैक कलर की आई, तो उस कंडीशन में ब्लैक वालों ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक। और साथ में ब्राउन वालों ने भी खुद को हाइड कर लिया, क्योंकि सेंट दो तरह की आ रही थी। लेकिन उस कंडीशन में वाइट वाले जो आपके स्नेल थे, या फिर आप बोल दो वाइट जो स्नेल थे, ग्रेश जो स्नेल थे, वो आपके पास उस ग्रेश सेंट तो थी ही नहीं, तो उनके पास बैकग्राउंड नहीं था खुद को छुपाने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या था, ग्रेश वालों की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होती चली गई। लेकिन ब्लैक और जो ब्राउन वाले थे, बोथ एक्सट्रीम वाले थे, दे आर फेवर्ड इन दैट एनवायरनमेंट। इसका मतलब नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सनफ्लावर, आप इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हो, फ्लावर के भी कुछ एग्जांपल ले सकते हो, बट आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। जो एग्जांपल मैंने आपको समझाई हैं, बोथ एक्सट्रीम्स आर फेवर्ड, मीडियन जो है वो आपके पास फेवर नहीं होने वाला है, इसको आप बोलते हो डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो मैंने तीन तरह के सिलेक्शन आपको बताए नेचुरल सिलेक्शन में। एक बताया आपको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जो आपका कौन सा सिलेक्शन था, फर्स्ट सिलेक्शन था। सेकंड मैंने आप स्टेबलाइजिंग को बैलेंसिंग भी बोलते हो। इसमें आप एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया का भी ले सकते हो स्टूडेंट। उसको अगर मैं बताने लगूँ तो देखो होता क्या है, थोड़ा सा बता ही देती हूँ। फिर बैलेंसिंग सिलेक्शन में आप एग्जांपल ले सकते हो किसका, सिकल सेल एनीमिया। उसमें जो आपकी आरबीसी होती है उसकी शेप जो होती है ना, वो सिकल सेल की हो जाती है। नॉर्मली आपको पता है बाई कॉन्वेक्स टाइप की, बाई कॉन्केव होती है आपकी आरबीसी, और उस कंडीशन में सिकल शेप की हो जाती है, जिसकी वजह से वो कम ऑक्सीजन को कैरी कर पाती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तीन तरह की आपके पास पॉपुलेशन होती है, एक तो रिसेसिव, एक तो डोमिनेंट हीमोग्लोबिन होगा, जिसमें एक होगा जिसमें सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन होगा, यानी कि उसमें रिसेसिव कैरेक्टर होगा। इसको मैं आपको इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी। खैर अभी के लिए इतना समझ लो कि आप इसमें, अभी को हम इसमें ब्रेक लगाते हैं सिकल सेल एनीमिया वाले में। होगा क्या इसमें, थोड़ा सा समझाते हैं, चलो समझते हैं, है ना। आई नो आपको समझने का होगा कि हाँ समझना है, तो समझाते हैं। देखो तीन चीज़ें मैं मान के चल रही हूँ, एक इंडिविजुअल है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, एक ऐसा इंडिविजुअल है जो सिकल सेल एनीमिया जिसको है, ठीक है। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन कैसा होगा, हीमोग्लोबिन जो है उसकी दोनों अलील नॉर्मल टाइप की होंगी, HbA, ठीक है। ये है आपका डोमिनेंट वाला। एक इंडिविजुअल जो सिकल सेल एनीमिया से सफ़र कर रहा है, उसकी जो अलील होंगी वो कौन सी होंगी, जीन की जो हीमोग्लोबिन को कंट्रोल कर रहा है उसकी अलील होंगी HbS, ठीक है। इसका मतलब वो डिफेक्टिव अलील है, डिफेक्टिव है अलील, नॉर्मल नहीं है उसकी जो हीमोग्लोबिन की शेप होगी, आरबीसी की जो शेप होगी वो कैसी होगी, वो सिकल शेप की होगी, ठीक। एक होगा इंडिविजुअल HbA और HbS दोनों अलील वाला, ठीक। इसको हम बोलेंगे
हेट्रोजाइगस। HbA होमोजाइगस डोमिनेंट नॉर्मल है। HbS हेट्रोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव डिफेक्टिव है। और एक है HbS, ये हेट्रोजाइगस है और ये नॉर्मल है। अब देखो होगा क्या, HbA ऐसे इंडिविजुअल को नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एनीमिया की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो दैट इंडिविजुअल विल सर्वाइव। बट एक इंडिविजुअल है जिसको सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है, HbS है, तो उसकी सिकल शेप की RBC है, तो ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसकी जो डेथ रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। बट फिर भी नेचर किसको आपकी नेचर जो है वो किसको सेलेक्ट कर रही है, वो सेलेक्ट कर रही है HbS को, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को। क्योंकि कुछ जगह पर देखा गया है, जैसे कि हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर जब सिकल सेल RBC होती है तो वहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है, जो मलेरिया का पैरासाइट है, वो ग्रो नहीं कर सकता। ऐसे इंडिविजुअल को फेवर कर दिया जाता है कि उसको मलेरिया नहीं होगा, तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को मलेरिया नहीं होगा। इसका मतलब जो नॉर्मल इंडिविजुअल हैं उनकी डेथ हो सकती है मलेरिया की वजह से, जो हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट इंडिविजुअल हैं सिकल सेल अनीमिया वाले, उनकी अनीमिया की वजह से डेथ हो सकती है। बट जो यहाँ पर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है वो प्रेफर होंगे, मीडियन प्रेफर होगा। क्यों प्रेफर होगा? क्योंकि उसको मलेरिया से भी बेनिफिट मिल रहा है, उसको मलेरिया भी नहीं होने वाला है, और सेकंड चीज़ उसको क्या नहीं होने वाला है, उसकी एनीमिया से भी डेथ नहीं होने वाली है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 3 तरह की आपके पास ग्राफ आते हैं फ्रॉम द डाइवर्जेंस ऑफ योर स्टैंडर्ड ग्राफ। वन विल बी सेलेक्ट जो है आपका कौन सा होने वाला है, बैलेंसिंग। ए वाला बैलेंसिंग है, स्टेबलाइजिंग है। बी वाला आपके पास कौन सा है, बी वाला डायरेक्शनल है, जिसमें आपकी पीक शिफ्ट हो गई है किसी वन डायरेक्शन में, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म का एग्जांपल लिया है। और लास्ट वाला आपका डिसरप्टिव सिलेक्शन है, जिसमें आपको 2 पीक मिल रही हैं, ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम्स आर फेवर्ड इन कंपैरिजन टू योर मीडियन, मीडियन इज़ नॉट फेवर्ड, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। और नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें भर भर के क्वेश्चन नीट से आते हैं, वो आपको एग्जांपल देके पूछ लेंगे, वो आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके पूछ लेंगे, वट ठीक है। बट ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, आई होप आपको ईजिली समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आगे और भी बेनिफिट मिले। प्लस जो हमारे लेक्चर चले हुए, अच्छा ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट मैं सेपरेट रखूँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। और सेकंड चीज़ आप क्या करोगे, जो हमारे लेक्चर अभी ऑनवर्ड हैं, जैसे मैंने लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया हुआ है, वो मैं अभी आपको और अपलोड करके दूंगी उसकी लेक्चर, तो हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। एनिमल किंगडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए, फैला दीजिए। फायर बैच है तो आई होप आप आग लगा दोगे, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझोगे और आगे कंटिन्यू करोगे, ठीक है। अपने पेन पेपर लेकर के बैठ जाना। इस वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं स्टूडेंट। एनसीईआरटी से एक बार इसको रेफ़र करना जब आप पढ़ोगे इसको। और एक चीज़ इसमें से आप चाहो तो इसको नोट पे लिख लो, क्या लिख सकते हो, ग्राफ बना करके, ग्राफ का नाम आपको पता होना चाहिए, विद एग्जाम्पल आप उसमें लिख सकते हो। तो आपको एग्जाम्पल याद होनी चाहिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन वाले में 2 ग्राफ बन सकते हैं, या तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन को फेवर कर सकता है या फिर वो राइट वाली डायरेक्शन को फेवर कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।